आप लोग पंकज बेरी जी को जानते हैं? मिलना चाहोगे उनसे? सो एक बार जोरदार तालियों से हमारे बीच आ चुके हैं। स्वागत कीजिए पंकज बेरी साहब का। आपका बहुत बहुत स्वागत, तहे दिल से स्वागत। मैं चाहूंगा मनीष सर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से एंड हमारे फिल्म फेस्टिवल डायरेक्टर राजेश शर्मा जी प्लीज कम ऑन स्टेज। पुनीत सर कैन वी हैव यू ऑन द स्टेज टू वेलकम आवर गेस्ट। यार थोड़ी एनर्जी, कम ऑन, एक बार जोरदार तालियां। पंकज बेरी साहब इज हियर। वेरी वार्म वेलकम सर। सर आप दोनों के लिए एक एक कॉफी, आपकी पर्सनलाइज्ड कॉफी। थैंक यू सर, थैंक यू। सर वी वेलकम यू अगेन। सर आपका जो फर्स्ट अपीयरेंस थी इन 1987 इन गुलशन एंड माइक गुलफाम टू कयामत से कयामत तक, पर्सनली थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस होल ईयर्स। एक भी साल हमने आपको स्क्रीन पे नहीं देखा, मतलब कि आप गायब नहीं रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। सारिਆਂ ਨੂੰ नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ पंजाब ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। करेक्ट जी? नो मतलब पंजाबी में बात ना करूं, मिला जुला के करूं? चलिए ठीक है, हिंदी में भी बात करेंगे, पंजाबी में भी बात करेंगे, बीच में थोड़ी बहुत एक दो वर्ड इंग्लिश के भी शायद थोड़ी तो आती है मुझे। हाँ, थोड़ी बहुत तो आती है। जी थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि हाँ, मेरी शुरुआत इस फिल्म इंडस्ट्री में 86 में हुई। 1986 में पहली बार मैं फिल्म इंडस्ट्री में गया था। उससे पहले मैं यहाँ चंडीगढ़ में ही थिएटर करता था। मैंने डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी से ड्रामा में डिप्लोमा किया। फिर मैंने सेम डिपार्टमेंट से मास्टर डिग्री की ड्रामा में, और आप लोगों के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से पहला गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा, क्योंकि मैं थिएटर में बहुत आनंद लेता था। मुझे थिएटर में बहुत 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 मज़ा आता था। अगर मुझे थिएटर में थोड़े से पैसे मिल जाते तो मैं सिनेमा में नहीं जाता, मैं थिएटर ही करता रहता। खैर मैं चला गया बॉम्बे। शुरुआत हुई 1986 में, यात्रा शुरू हुई थी तमस के साथ। गोविंद हलानी साहब का शो आता था। उससे पहले फिल्में थी मेरी दो जो मैं कर रहा था, कर चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सागर सरदी साहब की फिल्में थी। हिंदी में उसका नाम था अगला मौसम, पंजाबी में उसका नाम था वगदे पानी, लेकिन वो आज तक फिल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। लेकिन मैं बॉम्बे पहुंच गया और उसके बाद यात्रा शुरू हो गई। तमस किया, कुछ फिल्में की, फिर सांझा चोला किया, फिर करते करते भारत एक खोज किया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आप लोगों ने सुना होगा शायद। यस सर। श्याम बेनेगल साहब का शो भारत एक खोज जी। उसमें मुझे 12 अलग अलग किरदार करने का मौका मिला। उसके बाद फिर इन्होंने जिक्र किया गुलशन गुलफाम आया, जिसने पॉपुलैरिटी के हिसाब से मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया 1989 में। फिर यात्रा चलती रही, फिल्में करता रहा, सीरियल करता रहा, फिल्में करता रहा, फिर वेब सीरीज भी की। अब करते करते क़यामत से क़यामत तक पहुंचा और आज आपके सामने बैठा हूं। सर हमारे घर की 3 जनरेशन्स ने आपको टेलीविज़न पे, मूवीज़ में साथ देखा है। अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। टू बिगिन विद मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि जब रेडियो था, रेडियो के बाद टेलीविज़न आया, तो लोग कहते थे कि टेलीविज़न की वजह से रेडियो की थोड़ी अहमियत कम हो जाएगी। फिर जब OTT आया तो कहते कि टेलीविज़न की अहमियत कम हो जाएगी। सो व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि आपने वो सारे फेजेस जी हैं। देखिए ऐसा है, ये 3 अलग अलग तरह की आज की तारीख में 3 अलग अलग मीडियम हैं, 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं। सिनेमा है, टेलीविज़न है, OTT है।
यस ऑफ कोर्स, कुछ लोग कहते थे अरे सिनेमा है, अब तो टेलीविज़न आ गया, अब सिनेमा का क्या होगा, टेलीविज़न चलेगा कि नहीं चलेगा। सिनेमा भी चलता रहा, टेलीविज़न भी चलता रहा। ओटीटी आ गया, अरे अब तो टेलीविज़न ख़त्म हो जाएगा, ओटीटी चलेगा कि नहीं चलेगा, टेलीविज़न चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। टेलीविज़न भी चल रहा है, ओटीटी भी चल रहा है, हर जगह पे ऑडियंस है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपका कंटेंट क्या है, वो चाहे सिनेमा में है, चाहे टेलीविज़न में है, चाहे ओटीटी में है। जितना मजबूत आपका कंटेंट होगा, ऑडियंस देखेगी ही देखेगी। अगर आप वाहियात फिल्में बनाएंगे तो ऑडियंस नहीं देखेगी, वाहियात सीरियल बनाएंगे तो ऑडियंस नहीं देखेगी। ओटीटी में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम नहीं हो रहा है। जो बहुत अच्छा काम हो रहा है उसको देखा जा रहा है, जो बहुत अच्छा काम नहीं हो रहा है उसको लोग नहीं देखते हैं। सो ठीक है, पब्लिक की चॉइस है, पब्लिक को बहुत कुछ देखने को मिल गया है, चॉइस बहुत है पब्लिक के पास अभी, ये देखें या ये देखें या ये देखें। तो कंपटीशन बढ़ गया है, प्रतियोगिता बहुत बढ़ गई है, और इस बढ़ती हुई प्रतियोगिता में लोगों का फायदा हो रहा है, ऑडियंस का, क्योंकि ऑडियंस को बहुत कुछ नया नया देखने को मिल रहा है कि नहीं? मैं राइट और रॉन्ग? यस सर, सही बोला ना? बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। सर, ये कंटेंट की बात जो आपने कहा कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट, इसी को यहाँ से आगे लेकर जाते हुए मैं आप सभी को बता दूं, ओटीटी पे तेनाली रामा है, आप में से कितने लोग जानते हैं? और उसके ऊपर 800 से ज्यादा एपिसोड्स हैं जो सर ने बनाए हैं। जो ओरिजिनल तेनाली रामा था उसके मेरे ख्याल सर 40-50 एपिसोड थे, और ये इसके 800 से ऊपर एपिसोड्स हैं। और आपको एक चीज और बता दूं, हिंदुस्तान में जो जगह इस टाइम श्री श्री रविशंकर जी को मिली हुई है, उन्होंने भी इनके 400 से ज्यादा एपिसोड्स देखे हैं और पर्सनली अपने पास बुला के इतने अप्रिशिएट किया है उस तेनाली रामा के 800 से ऊपर अप्रिशिएट्स। सर रियली डिजर्व अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच। सर, उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे, मतलब 800 से ऊपर एपिसोड्स पहले तो करना वो अपने आप में ही एक उपलब्धि है जी। क्या होता है दोस्तों, फ्रेंड्स, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाय चांस लिखी जाती हैं। ये जो तेनाली रामा शो, जिसको शायद बहुत लोगों ने देखा है और आज भी लोग रिपीट भी बहुत देखते हैं, पूरी दुनिया में देखा है लोगों ने, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग हर एज ग्रुप के लोगों ने देखा है, उसको सराहा है, उसको पसंद किया है। क्योंकि उस सीरियल की खासियत क्या थी कि उसमें जो बेसिकली सीरियल में किसी भी उसमें होना चाहिए कि एंटरटेनमेंट के साथ एक भरपूर मैसेज उसमें था। उसकी हर कहानी 10 एपिसोड की होती थी और एंड में एक मैसेज होता था। वैसे माँ बाप बच्चों को बोलते हैं कि टेलीविज़न नहीं देखना, लेकिन इस शो के लिए माँ बाप बच्चों को बोलते थे बैठो, देखो और सीखो। और इसमें जो रोल मुझे तथाचार्य का मिला, उसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। दोस्तों, हमारे नाट्य शास्त्र में 9 रस होते हैं, 9 रस से ही सब कुछ होता है, जैसे कि बहुत आप सब जानते हैं। ये जो किरदार था तथाचार्य का, जो मेरी झोली में बाय चांस आ गया, उसमें 9 के 9 रस थे। वो हंसता था, हंसाता था, रोता था, रुलाता था, डरता था, डराता था, नेगेटिव था, हर तरह की वो हरकतें करता रहता था। सभी रस थे उसके अंदर। तो करने में बहुत 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 आनंद आया। बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको आप लोगों के प्यार की वजह से और ऊपर वाले के सहयोग की वजह से मैं निभा पाया। आप सबने उसको बहुत पसंद किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सर, जैसे हमारे एंकर्स के लिए हमारी स्क्रिप्ट या हमारी डायरी वेपन होती है, तो कल हमारे साथ चंदन जी थे, कॉमेडियन। तो उनसे मैंने पूछा कि कॉमेडी का वेपन क्या है, तो उन्होंने कहा टाइमिंग। अगर मैं आपकी बात करूं एज एन एक्टर, आपका पर्सनल वेपन क्या है? मेरा पर्सनल वेपन क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। सवाल तो बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा। मेरा पर्सनल वेपन है गॉड गिफ्टेड टैलेंट। ईश्वर ने मुझे ये जो टैलेंट दिया है, मैं बहुत शर्माता था, बहुत घबराता था, मैं कांपता था कॉलेज में भी, मतलब जब मैं पढ़ता था तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी स्टेज पे चढ़ने की। गवर्नमेंट कॉलेज कालका में मैंने बीए की, तो वहाँ पे मेरा एक मित्र होते थे विजय जोशी। वो हर साल यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करता था और मैं हर साल कहता था कि मैं भी यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करूँगा, और जैसे ही वो मौका आता था मैं भाग जाता था। इतना डरता था, झिझकता था। लेकिन मुझे बचपन से ही पता नहीं इतना एक रियलाइजेशन थी कि कुछ है मेरे अंदर, कुछ है।
मैं हरकतें करता रहता था शीशे के सामने खड़े होकर के, अजीब अजीब सी, मतलब अकेले में। लेकिन पब्लिक के सामने आने में मुझे बहुत डर लगता था, या स्टेज पे आने से मुझे बहुत डर लगता था। तो बीए फाइनल में फिर वो दिन आ गया जिस दिन चंडीगढ़ से डायरेक्टर आने वाले थे और यूथ फेस्टिवल के लिए प्ले तैयार करना था, तो कास्टिंग होने वाली थी, वो चुनने वाले थे। तो मैंने अपने दोस्त को बोला था कि मुझे विजय जाना है, मुझे भी पार्टिसिपेट करना है। बोला भागना मत, पक्का पार्टिसिपेट करना। मैंने कहा ठीक है। तो वो टाइम आ गया, बोले चलो, सब गए। वो रूम था बहुत बड़ा, वहाँ पे सब अंदर, दरवाज़ा बंद था और अंदर डायरेक्टर साहब बच्चों से बात कर रहे थे। तो मेरा दोस्त मुझे लेके चल पड़ा और हम नीचे गए और दरवाजे के पास जाके मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, मैं डर गया, फिर डर गया मैं। तो उस दोस्त ने लिटरली क्या किया, मुझे पीछे से पकड़ा और ज़ोर से धक्का दे दिया और मैं दरवाज़ा खोलते हुए धड़ाम करके अंदर गिरा। डायरेक्टर साहब बोले आप भी आ गए, आ जाइए, बैठ जाइए। और मैं डरते डरते बैठ गया और उन्होंने मुझे कागज़ दे दिया, बोले इसको पढ़ के दिखाओ। मैंने पढ़ के दिखा दिया। मुझे वो फिर वो रोल मिल गया, वो मेन रोल मिल गया और फेस्टिवल में ले गया, वहाँ मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया। वहाँ से वो शुरुआत हुई और एमेच्योर थिएटर करना मैंने शुरू किया। करते 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 फिर मुझे एक दिन रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब मुझे यही करना है। लेकिन उसके लिए मुझे लगा कि मुझे प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे मित्र ने मेरा सहयोग किया और मुझे डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर में एडमिशन मिल गया। मैंने डिप्लोमा किया, फिर उसके बाद मैंने एमए भी की और फिर आज आपके सामने बैठा हूँ। मैं आपकी बातें सुनने में इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी, मैं अपने सवाल भूल गई। कोई बात नहीं। मैंने, जैसे आपने पूछा था कि हाँ, मेरा जो ताकत है वो मेरा टैलेंट है, मेरा वेपन जो है वो मेरा टैलेंट है, वही सब कुछ है। और उसी के बलबूते पे मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ, काम कर रहा हूँ। पिछले 35 साल से इस फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और करता चला जा रहा हूँ। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि इतनी एनर्जी कहाँ से लेके आते हो। मैंने कहा पता नहीं, अब आ जाती है, ये सब गॉड गिफ्टेड है। बोले आप अभी तक काम क्यों कर रहे हो? मैंने कहा अभी तो मेरी शुरुआत है, अभी तो आगाज़ है, अंजाम तो देखेंगे क्या होगा, अभी अंजाम में तो बहुत समय है। तो बोले फिर आप और क्या खासियत है, आप तो अच्छा काम करना चाहते हो, कर रहे हो? तो मैंने कहा जब मैं सुबह घर से निकलता हूँ, ये मैं अपनी सीक्रेट बता रहा हूँ आपको, अपनी सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ। जब मैं सुबह घर से निकलता हूँ काम पे, तो ये सोच के निकलता हूँ कि आज मेरा पहला दिन है और मुझे अपना बेस्ट करना है। शायद उसी चीज़ ने मुझे आज तक ज़िंदा रखा है और उसी वजह से मैं आज तक काम करता चला जा रहा हूँ और आगे भी काम करते चला जाऊँगा। कहते हैं ना, जब तक है जहाँ जाने जहाँ मैं नाचूँगा। सर कल हमारे बहुत सारे सेशन थे, तो उसके दौरान मेरा दिमाग चल रहा था, तो मैं सोच रही थी कि कुछ फिल्म्स आपने बहुत सारे करैक्टर्स किए हैं और बहुत खूबसूरत करैक्टर्स किए हैं। जो कुछ फिल्म्स ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, हमने बीइंग इंडियंस या किसी कारण नहीं देखी होती, बट उन्हीं फिल्म्स को इंटरनेशनल अवार्ड मिल रहे होते हैं फिल्म फेस्टिवल्स में। व्हाट डू यू थिंक कि इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? इसके पीछे का रीज़न ये होता है, मुझे लगता है कि तब पहचान नहीं मिली थी, अब पहचान मिल रही। सही बात है। अग्री सर, अग्री। सर एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि आपने जितने करेक्टर्स किए उनके डिफरेंट शेड्स थे, हर एक करेक्टर की डिफरेंट लुक थी। आपको आपकी एक्टिंग के लिए ऑफ कोर्स बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, हम भी वही कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, बट आपको कभी अपनी लुक्स के लिए जो आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन करते हो पूरा, उसके लिए अप्रिसिएशन मिलती है या लोग सिर्फ आपको आपकी एक्टिंग ही इंजॉय करते हैं? मेरा ये प्रयास होता है कि जिस तरीके का कैरेक्टर है उसमें ढल जाना, वैसा बन जाना। अब जैसे तेनालीरामा था तो मैंने अपने आप को बॉल्ड किया हुआ था। उसके बाद मैंने एक शो किया था जो बहुत पसंद किया गया, शायद आप लोगों ने भी देखा हो, सोनी सब पे एक शो आता था दिल दियां गल्लां, जिसमें मैंने
सरदार जी का रोल किया था, उसके लिए मैंने अपनी दाढ़ी इतनी बढ़ा ली थी। वो ओरिजिनल थी सर? जी मेरी ओरिजिनल थी। मैं सचमुच में ही सरदार बन गया था। तो बस ऐसे ही मैं हर कैरेक्टर को निभाने की कोशिश करता हूँ। मेरी फिल्म थी, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे, वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, वर्चस्व, जिसमें मैंने 108 साल के बुढ़े का किरदार किया था। 4 गेटअप थे उसके, 65 साल, 77 ईयर्स, 85 ईयर्स और 108 ईयर। जब वो कैरेक्टर मरा था तो उसकी 108 साल की उम्र थी और वो रियल कैरेक्टर था। ईस्टर्न यूपी का 2011 में उसकी डेथ हुई थी। इट्स ए ब्यूटीफुल फिल्म जिसमें एक एक्टर की जर्नी होती है। आपने गेटअप की बात की ना, वो 4 अलग अलग जो गेटअप हैं, तो जो 108 साल का गेटअप, मतलब 108 साल का तो मैं नहीं दिखता हूँ शायद अभी, लेकिन उसमें दिखता था। तो उसके लिए मैं 3-3 घंटे मेकअप के लिए बैठता था। वैसी पूरी लुक बनती थी मेरी। 3 घंटे मेकअप होता था और 1.5 घंटा उतारने में, मतलब 4.5 घंटे तो इसी में लगते थे। तो आई शेयर माई पिक्चर विद यू, आप देखिएगा उसको जरूर। सर, आई थिंक एक्टर्स का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है हमारे यूथ पे, हमारी कंट्री पे। ऐसी आप भी बहुत सुर्खियों में रहे हैं आपकी काम की वजह से, स्पेशली 1990 पार्लियामेंट में आप बहुत सुर्खियों में रहे हैं। तो सर उसके बारे में कुछ बताएंगे कि मतलब इन्फ्लुएंस कितना बड़ा रोल प्ले करता है, और कभी कभार सही चीज़ें होती हैं, कभी कभार गलत चीज़ें पड़ती हैं, और आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा था 1990s में, स्पेशली पार्लियामेंट के ऊपर। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हो जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो एब्सोल्युटली जो जिनका इन्फ्लुएंस होता है ऑडियंस के ऊपर। किसी भी किरदार का प्रभाव तो ऑडियंस पर पड़ता ही है, अच्छा बुरा, नेगेटिव पॉजिटिव। ऐसे ही जितने भी किरदार मैंने किए हैं उसका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस तो ऑडियंस पर पड़ा ही होगा। आई एम राइट और रॉन्ग? किसी भी इंसान की ज़िंदगी में सुखद दुखद घटनाएं होती हैं जिसका असर उसके जीवन पर पड़ता है, उसके कैरियर पर पड़ता है। ऐसा ही इस फिल्म की वजह से, इस एक्सीडेंट की वजह से एक दुखद प्रभाव मुझ पर पड़ा था। मेरा बहुत नुकसान हुआ था, बहुत इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। ये जब फिल्म बनी थी 1992 में, तो मेरा कैरियर बहुत अच्छा जा रहा था। वो कहते हैं ना कि जंबो जेट, 4 इंजन स्टार्ट हैं, रनवे पे प्लेन आ गया और प्लेन अभी भाग रहा है, रनवे पे टेक ऑफ करने वाला है। जैसे टेक ऑफ करने वाला तो एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। तो मैं, और सर वो छोटा एक्सीडेंट नहीं था, मेरे ख्याल से आपको काफ़ी, आप पैर में रॉड्स और प्लेट्स डली थी। मुझे आज भी यहाँ 12 स्क्रू हैं, प्लेट है यहाँ पे। तो मेजर एक्सीडेंट हो गया था। अक्षय कुमार बच गए थे और मैं लपेटे में आ गया था जीप के। फिर मेरा बहुत नुकसान हुआ था। मेरे पास बहुत फिल्में थी उस टाइम पे, एज यंग विलन में बहुत फिल्में कर रहा था। फिर मैं बेड पे चला गया, बेड पे पड़ा रहा। लेकिन फिर मेरे ही दूसरे किसी प्रोड्यूसर ने मुझे उठा दिया था बेड से। मेरे लिए एक ख़ास तौर पे वो कैरेक्टर लिखा गया था। आपको याद होगा एक शो आया था जुनून, उसमें मेरे लिए वो ख़ास तौर पे वो रोल लिखा गया था, एक हैंडीकैप फादर ऑन व्हील चेयर। तो मैं व्हील चेयर पर ही जाता था उस रोल को। आई गॉट 2 वेरी प्रोमिनेंट अवार्ड्स फॉर दैट। और फिर मैं खड़ा हो गया और जीवन में आगे बढ़ गया। लेकिन अगर उस वक्त मैं हिम्मत हार गया होता, मैं ये कहानी बताने के पीछे मेरा मोटिव क्या है, मेरी मंशा ये है कि जीवन में कभी भी कुछ भी हो जाए, हिम्मत मत हारिए। हिम्मत हारेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपने हिम्मत नहीं हारी तो आप निकल पड़ेंगे। वैसे ही मैंने किया, मैं फिर से खड़ा हो गया। आज मैं काम कर रहा हूँ, फिल्में भी कर रहा हूँ, वेब सीरीज़ भी कर रहा हूँ, टेलीविज़न भी कर रहा हूँ। लेकिन वो दौर बहुत ख़राब दौर था मेरे लिए, किसी भी एक्टर के लिए। मतलब आप यू कैन इमेजिन कि आप इंडस्ट्री में कहाँ पहुँचने वाले हैं और अचानक आप कहाँ पीछे रह जाते हैं। फिर से आप खड़े होते हैं, फिर से आप उस दौड़ में हिस्सा लेते हैं और दौड़ते 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 किसी न किसी मुकाम तक पहुंच जाते हैं जहां आज मैं पहुंचा हूं। सर आपने बहुत सरलता से कह दिया कि वो
आपके लिए टाइम खराब था उस टाइम पे जब आपका एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से आई थिंक शूटिंग भी 3-4 महीने डिले हुई थी सैनिक की। बट आपको बता दूं कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है सूत्रों द्वारा, सर उस टाइम उस पीक पे थे कि सर के पास ऑलमोस्ट 12 मूवीज थी जो सर को छोड़नी पड़ी अपने पीक टाइम पे। 12 मूवीज उस एक्सीडेंट की वजह से, 12 नहीं 27 फिल्में थी। 27 फिल्में, आई एम सॉरी, 27 फिल्में थी जो छोड़नी पड़ी। 27 फिल्में छोटी बात नहीं होती। जिसमें से क्या हुआ था कि हमारी इंडस्ट्री किसी के लिए रुकती नहीं है, इंडस्ट्री चलती रहेगी। तो उसमें से कई फिल्मों का साइनिंग अमाउंट मुझसे कुछ प्रोड्यूसर्स ने मांग लिया था, मैंने दे दिया था। कुछ फिल्में फलां विलेन को चली गई थी, कुछ फिल्में फलां विलेन को चली गई थी, कुछ किसी को चली गई थी। 2-4 ने वेट किया था जो मेरे हिस्से में रह गई थी। बट कोई बात नहीं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। आई एम हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। गॉड इज़ वेरी काइंड। सर आपकी बात सुन के मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी। मैंने बहुत सारे वर्सेटाइल एक्टर्स और एक्ट्रेसेस से पूछा है, बट सबने डिनाई किया है। बट अगेन आई विल डेयर टू आस्क यू कि मैं जो वर्सेटाइल एक्टर्स होते हैं उनको कंपेयर करती हूँ सोल्जर से, कि वर्सेटाइल एक्टर इज़ नन लेस देन अ सोल्जर। ऑफ कोर्स सोल्जर्स की अपनी जर्नी होती है, बट ऑफ कोर्स जैसे आपने बताया यू हैव प्लेड करेक्टर्स, आपको इंजरीज हुई बट स्टिल आपने, है ना, गिव अप नहीं किया। सो स्टिल आई विल कंपेयर यू टू अ सोल्जर, क्योंकि सोल्जर की एक अपनी जर्नी होती है, वो हमें बचाने के लिए खड़ा होता है। बट व्हेन इट कम्स टू एक्टर, आपने हमें एंटरटेन करने के लिए अपनी हेल्थ की परवाह ना करते हुए दोबारा खड़े हुए, थैंक यू सो मच। आप इस चीज़ से अग्री करेंगे कि एक्टर कैन कंपेयर टू अ सोल्जर? ऑफ कोर्स जर्नी साइड 101%। वो मेरे थिएटर का सहयोगी सामने बैठे हैं, वो भी यही बात करेंगे। एक्टर को एक फौजी की तरह हमेशा तैयार रहना चाहिए, और ख़ास तौर से हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री में तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि फौजी की तरह तैयार रहो, वेपन अपने तैयार रखो, एकदम अलर्ट रहो। कभी भी आपको ऑर्डर मिल सकता है कि अटैक, और आपको अटैक करना है और आगे बढ़ जाना है। ऐसा ही है, कभी भी आपको मौका मिल सकता है इस फिल्म इंडस्ट्री में। इसी वजह से सालों साल लोग स्ट्रगल करते रहते हैं कि एक दिन वो आएगा, एक दिन वो आएगा। वो आशावादी होना बहुत ज़रूरी है, और ज़रूर आता है वो दिन, ज़रूर आता है अगर आपके इरादे बुलंद हैं, आप मेहनत करते हैं, आप नेकी के रास्ते पे चलते हैं, आप अपने आप को एनालाइज करते हैं, तो वो अवसर अवश्य आता है। आज तक सबने डिनाई किया है मेरा ये वाला जो फ्रेज है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इसको, है ना, अप्रूव कर दिया है। अगेंस्ट आज आशु बहुत खुश है सर, पहली बार किसी ने हाँ बोल दिया। यस, हाँ ऑफ कोर्स, मैंने आई हैव बीन, देखिए हर किसी की अपनी मान्यता होती है। मैं इस बात को मानता हूँ, आप कुछ और मानते होंगे, आप कुछ और, आपके विचार कुछ और होंगे, आपके विचार कुछ और होंगे। ऑफेंड भी हुए हैं सर ये मेरी फ्रेज सुन के कि नहीं, हाउ कैन यू कंपेयर अस विद सोल्जर। यस, बट शेड्स ऑफ लाइफ। यस, क्योंकि हमारे यहाँ तो पहले तो बहुत कहावत थी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कि एक फ्राइडे को धड़ाम गिरता है और अगले फ्राइडे को धड़ाम ऊपर चला जाता है। यही होता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, एक फिल्म एक किरदार शूट कर जाता है आदमी आगे। शुक्र ग्रह फ्राइडे। ओके सर, आपने जो करेक्टर्स किए हैं, अगर मैं पूछूं कि आप अपने करेक्टर्स में से रियल लाइफ में अगर एक करेक्टर रिलिव करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, वो करेक्टर जो आप असलियत में नहीं जी पाए, वो कौन सा करेक्टर होगा? अनेक मैंने किरदार निभाए हैं। मैं हमेशा मजाक में बोलता रहता हूँ कि जो ईश्वर ने जो टैलेंट की टोकरी दी है उसमें नेगेटिव, पॉजिटिव, बुढ़ा, जवान, कॉमेडी, एंकरिंग, मॉडलिंग सब है। तो मैं सब करता रहता था, सब करता रहता हूँ और आगे भी वैसे ही करता रहूँगा। तो मैं अभी क्या है, अभी कई बार बहुत चैलेंजिंग किरदार आ जाते हैं कि, और मैं हमेशा अपने दोस्तों को, मित्र डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर जो मेरे मित्र हैं, उनको हंसते हंसते ये बात कहता हूँ कि आपकी फिल्म में जो सबसे मुश्किल किरदार हो ना, वो मुझे करने को देना, क्योंकि मुझे टेढ़े किरदार करने में बहुत मज़ा आता है। कोशिश तो करनी चाहिए ना, अच्छे टेढ़े मेढ़े किरदार करो। अब कभी आप नाकामयाब होंगे, कभी आप कामयाब हो जाएंगे। मुझे अक्सर यही बोलते हैं, अरे आपने तथाचार्य का तो बड़ा अच्छा किरदार निभाया, कैसे निभाया, क्या किया। तो मेरा वही था कि भैया ये एक बहुत ही टेढ़ा रोल है, उसको मैंने निभाया
और उसको भर भर के टोकरी प्यार मिला लोगों से। ऐसे ही मैं प्रयास करता रहता हूँ। तो मुझे मैं अभी यहाँ भविष्य में कुछ यहाँ से डायरेक्टर भी निकलेंगे, कुछ राइटर्स भी होंगे जो लिख रहे होंगे, तो मेरी पंजाबी सिनेमा भी करना चाह रहे होंगे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी स्क्रिप्ट में जो सबसे मुश्किल किरदार है वो मुझे ज़रूर दीजिएगा। मैं उसको निभाने की कोशिश करूंगा और बहुत अच्छा करने की कोशिश करूंगा, ये मेरा वादा है। सर इसी के साथ आप पंजाबी सिनेमा को और करना चाहेंगे गोइंग फॉरवर्ड? पंजाबी सिनेमा तो मैं करना चाहता हूं, पंजाब वाले मुझे याद नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। उनको लगता है बॉम्बे से बुलाना पड़ेगा शायद, इसलिए मजाक है ये। अभी मैंने फिल्म की थी एक पीटीसी की, शायद कुछ लोगों ने देखी हो, वो सिनेमा में आनी चाहिए थी लेकिन कोरोना के कारण वो नहीं आ पाई थी, तो वो पीटीसी ऐप पर रिलीज हुई थी। पहले उसका नाम था विंगर दी वोटी, बाद में उसका नाम बदल दिया गया था, उसका नाम था सीतो मरजानी। देखिए किसी ने सीतो मरजानी? कुछ लोगों के हाथ खड़े हुए हैं। तो बस वो किरदार बहुत बेहतरीन किरदार था जो मैंने विंगड़ बाबू का किरदार किया था, तो मैं वैसे ही किरदार करना चाहता हूँ पंजाबी सिनेमा में। अभी वो चीज़ मैं सामने लाऊंगा नहीं, रिवील नहीं करूँगा। हाँ, 2 पंजाबी फिल्मों में बातचीत चल रही है, अच्छी फिल्में हैं, अच्छे किरदार हैं, तो मैं ज़रूर निभाऊंगा, अच्छे से निभाऊंगा। और एक और मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक और बहुत बेहतरीन वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे 4-5 महीने वेट भी करना पड़ा था, वो थोड़ा सा लेट हो गई थी और दाढ़ी भी मैंने होल्ड रखी हुई थी उसकी वजह से, लेकिन अभी मुझे किसी फिल्म के लिए काटनी पड़ी। वो बहुत ही बेहतरीन एक वेब सीरीज आ रही है जो पंजाबी फैमिली के ऊपर है, दिल्ली पंजाबी राजौरी गार्डन की फैमिली के ऊपर। ज़्यादा चीज़ें मैं अभी रिवील नहीं कर सकता हूँ, उसका भी आप इंतज़ार कीजिएगा। वेरी इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग कैरेक्टर। वी आर वेटिंग सर। सर अभी आपने जैसे बताया कि एक आपने करेक्टर अबव 100 इयर्स का किया है, सो यहाँ पे स्टूडेंट्स है मीडिया फील्ड से, बट अनफॉर्चुनेटली मीडिया फील्ड में मेकअप एज सब्जेक्ट नहीं होता, बट आपने थिएटर किया है जिसमें आई होप कि मेकअप एज सब्जेक्ट आता है। तो उस सब्जेक्ट में मी बीइंग अ गर्ल है ना, बहुत क्यूरियस हूँ कि वो सब्जेक्ट में आपको कैसे पढ़ाया जाता है, एंड जब एक एक्टर होता है अगर उसका मेकअप आर्टिस्ट नहीं आता, हाउ डू यू मैनेज? बड़ी अच्छी बात पूछी है आपने। बेसिकली थिएटर से हूँ तो मेकअप सिखाया जाता है वहाँ पे थिएटर में, और हम खुद किया करते थे थिएटर में मेकअप। और फिर सिनेमा में चले गए तो वहाँ पे अलग अलग किरदार निभाते रहे, अलग अलग मेकअप मैन, बहुत अच्छे अच्छे हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सीनियर मेकअप मैन हुए, उनके साथ उनके अंडर काम करने का मौका मिला, उन्होंने मेकअप भी किया, वहाँ से कुछ सीखा। तो करते 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 मुझे मेकअप की बारीकियाँ पता चल गई हैं। अभी नॉर्मल मेकअप मैं खुद ही कर लेता हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है, अपने आप ही मैं हाथ चला लेता हूँ। वैसे भी मेकअप मैं बहुत कम करता हूँ, लेकिन जितना भी करता हूँ मैं खुद कर लेता हूँ। और जहाँ पे सवाल आता है गेटअप का, तो जब मेकअप मैन गेटअप कर रहा होता है तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरी तरफ से भी कंट्रीब्यूट उसमें हो। क्यों? क्योंकि मैं मेकअप जानता हूँ। सर एक एक्टर हमेशा कुछ ना कुछ कहीं से प्रभावित होता है। मैं जानना चाहूँगा आप किससे प्रभावित है हमारे इंडियन सिनेमा में? कोई रोल आपको ऐसा अच्छा लगा हो जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो, या कुछ मल्टीपल नाम आपको प्रभावित करे हो किसी कुछ? देखिए, हमारी इंडस्ट्री में बहुत 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 महारथी टैलेंटेड लोग आए हैं, आज भी हैं, आगे भी आते रहेंगे। आने वाले भविष्य में से यहीं से कोई 2-4 पता चला इंडस्ट्री में उन्होंने झंडे गाड़ दिए, ये सब चलता रहेगा। हाँ, मेरे एक दो पसंदीदा कलाकार थे जिनको मैं इस फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कलाकार मानता था, मानता हूँ और मरते दम तक मानता रहूँगा। मैं संजीव कुमार साहब से बड़ा एक्टर किसी को नहीं मानता। आपने संजीव कुमार साहब की फिल्में देखी होगी, लाजवाब एक्टर थे। दिलीप साहब कमाल के एक्टर हैं, बच्चन साहब कमाल के एक्टर हैं, नसीर भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत बहुत। लेकिन पता नहीं, मैं 1-8 डिग्री संजीव साहब को ऊपर ही रखता हूँ सबसे। ये मेरी मेरे ज़ाती विचार हैं, ये मैं गलत भी हो सकता हूँ। कुछ लोग बोलेंगे अरे यार कमाल है, वो देखो ना कितना अच्छा काम करता है गोविंदा, ये संजीव कुमार को मानता है। मैं संजीव साहब को सबसे बड़ा एक्टर मानता हूँ। और वैसे ही मेरी पसंदीदा कलाकार थी स्मिता पाटिल जी। कुछ कलाकार ऐसे हैं जो ऐसी छाप छोड़ जाते हैं, वो दिलों में बस जाते हैं। तो मैं मुतासिर था संजीव साहब से।
क्योंकि संजीव साहब की खासियत आपने ज़रूर देखी होगी कि मोटे थे, पेट निकला होता था, लेकिन वो इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते थे कि उनके चेहरे से नज़र ही नहीं हटती थी, आप उनके चेहरे को ही देखते रहते थे, इतने इम्प्रेसिव कलाकार थे वो। अमेजिंग सर। सर मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है कि आप इतने बिजी रहते हैं अपने, है ना, करेक्टर्स में, सीरियल्स में, कई बार ऐसा भी होता है कि आप मोर देन 2 सीरियल्स में भी एक ही टाइम पे काम कर रहे हैं। सर आप अपने क्राफ्ट में बिजी रहते हो, उसके बाद भी आप थिएटर और लिटरेचर के लिए टाइम निकाल लेते हो? जैसे मैंने पहले कहा कि मेरा पहला प्यार थिएटर ही था, आज भी है। मैं बहुत डेडिकेशन के साथ थिएटर में काम करता था, और मुझे ये आपसे बात शेयर करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैं बहुत लकी रहा थिएटर में, मुझे बेस्ट ऑफ द थिएटर करने का मौका मिला, लकीली, ईश्वर की कृपा। मैंने बेस्ट ऑफ द थिएटर किया है, मैंने बेस्ट संस्कृत क्लासिक किए हैं, पंजाबी क्लासिक किए हैं, हिंदी क्लासिक प्ले किए हैं, वेस्टर्न क्लासिक किए हैं, और सभी में मुझे मुख्य किरदार करने का मौका मिला। तो मेरे कुछ साथी कलाकार तो नाराज़ रहते थे कि हर बार पंकज बेरी को मेन रोल मिल जाता है, लेकिन मैंने कमाल के किरदार निभाए हैं। आज भी करना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरीके का थिएटर करके मैं यहाँ से गया था, वैसा थिएटर करने के लिए आपको डेडिकेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन और टाइम, ये 4 चीज़ें आपको डिवोट देनी ही पड़ेंगी। डेडिकेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन और टाइम, तब आप थिएटर कर पाते हैं, प्रोफेशनल थिएटर, अच्छा थिएटर। लेकिन अभी वो क्योंकि हम शूटिंग में बिजी रहते हैं, सिनेमा में, टेलीविज़न में, तो उस तरीके से टाइम मैं नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन भविष्य में ज़रूर मैं वापस थिएटर करूँगा। थैंक यू सर। एनीवन हैज़ क्वेश्चन प्लीज़? चांस है, पूछ लो। चक लो हाथ तो पूछ लो क्वेश्चन। वी हैव, प्लीज खड़े रहिए। पहले इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपने आप को। सर मेरा नाम प्रियांशु रंजन है। सर आपने कहा है कि जो आपका करियर फील्ड पर था, लेकिन अचानक से आपके साथ वो दुर्घटना में गई। उस दुर्घटना के दौरान आपके हाथों से 27 फिल्में चली गई, रोल चले गए। तो मेरा मानना है कि जब आपका करियर पीक पे है, अचानक उस पर ब्रेक लगता है, तो आप क्या उस समय भी इतने होपफुल थे? क्योंकि ऐसा होता है कि सक्सेस पाने के बाद लोग क्या देते हैं कि गिरते हो तो उठो और फिर से काम करो, लेकिन जब आपके सामने चीज़ें सही नहीं चल रही होती है तो ये सब ख्याल दिमाग में आते ही नहीं, वो सिर्फ निगेटिविटी से भर जाता है। तो इससे कैसे डील करें, और क्या आप उस समय भी इतने होपफुल थे जब आपके साथ ये दुर्घटना हुई? मैं उस समय कितना होपफुल थे? होपफुल, आशावादी, यस, उसी चीज़ ने मुझे जिंदा रखा। अगर मैं आशा छोड़ दे, क्योंकि मुझे सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे अपने टैलेंट पर विश्वास था, अपने आप पर विश्वास था, अपने टैलेंट पर विश्वास था, अपने काम पर विश्वास था, ईश्वर पर विश्वास था। मैंने वो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना कि मैं उसके इस एक्सीडेंट के बारे में बहुत विस्तार में बात कर सकता हूँ, उसके लिए टाइम होगा नहीं इतना, मतलब बहुत लंबी कहानी। नक्शल में मैंने बताया मेरा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मैंने वो आशा, वो उम्मीद, वो कभी नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से मैं आज वापस काम कर रहा हूँ। वरना जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, शायद मैं खड़ा भी नहीं हो पाता, लेकिन आज मैं दौड़ता हूँ, भागता हूँ, एक्शन करता हूँ, सब चलता है। थैंक यू। Anyone else? सर क्वेश्चन कि आपने जैसे स्टेट किया प्रीवियसली कि आप थिएटर में भी बहुत ही आर्डेंटली पार्टिसिपेट करते थे, कमर्शियल मतलब कि बहुत सारा आपने काम किया है। व्हाट वुड यू से कि सबसे मेन डिफरेंस थिएटर वाली एक्टिंग और कमर्शियल एक्टिंग में? मैं क्लियर सुनने, एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे आप? सर आपने बोला कि आप एक बहुत ही आगे बुला रहे हैं, आ जाओ, आगे बोल दो। सर वो पूछ रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एक्टिंग एंड थिएटर एक्टिंग। डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एक्टिंग एंड थिएटर एक्टिंग। ओह, थिएटर करना सबसे मुश्किल काम है, कमर्शियल एक्टिंग तो करते रहेंगे। ये जो कैमरा लगा है, रीटेक पे रीटेक होंगे, 1 रीटेक, 2 रीटेक, 10 रीटेक, 15 रीटेक, 50 रीटेक,
गधे को खड़ा कर देंगे कैमरे के सामने कि घोड़े की तरह हिनहिना, तो 70-80 टेक में वो एक टेक घोड़े की तरह हिनहिना देगा और वो स्क्रीन पे आ जाएगा, लोग ताली मारेंगे, वाह क्या काम कर दिया। लेकिन थिएटर करना इज़ द टफेस्ट जॉब। थिएटर बहुत मुश्किल काम है। आप जब स्टेज पे होते हैं तो आप राजा होते हैं, सब कुछ आपको करना है। गलत कर दिया तो आपको कैसे संभालना है। वहाँ रीटेक नहीं होता, कोई कट नहीं होता कि मैं अरे 1 मिनट मैं और जी मुझसे गलती होगी मैं वापस करूँगा, पब्लिक बोलेगी जूता मारेगी, भगाएगी पब्लिक। नहीं, थिएटर इज़ द टफेस्ट जॉब। बहुत मुश्किल काम है थिएटर में काम करना। मैं तो कहता हूँ मैं तो मजाक में इंडस्ट्री के एक्टर्स को भी कहता हूँ बिना नाम लिए कि आओ एक बार थिएटर पे आ जाओ, करके दिखाओ थिएटर। रीटेक तो 200 कर लो, ओके टेक तो मिल ही जाएगा, है कि नहीं? करेक्ट। एनीवन एल्स? मेरी बातें आपको ठीक लग रही है कि नहीं, कि मैं ऐसे टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहा हूँ? कहीं आपको लगे ये कमाल है, सर वी आर लकी टू हैव यू। कितों आ गया है, मतलब है खाम बॉम्बे तो आ गया। मेरा एक सवाल था आपसे सर, यहाँ से इस तरह से सर। सर पहले आपको बता दूं, इनकी इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ये हमारे आरजे हैं और बहुत सालों से आरजे कर रहे हैं और अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इनका नाम सौरभ है और अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के आरजे हैं, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का अपने आप का चैनल इतना बहुत बड़ा है। तो आरजे सौरभ के लिए मेरे यार एक बार जोरदार तालियां दे दो। हाँ जी सौरभ। सर थैंक यू सो मच फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन। सर थिएटर की आपने बात करी है कि थिएटर करना सबसे मुश्किल काम है। जब मैं अपने मास कम्युनिकेशन के दौर में था, बहुत थिएटर करते थे। किसी एक रोल को करने के लिए सर, जब आप किसी एक रोल को करते हैं उसे किस तरह से पढ़ते हैं और किस तरह की मेहनत करते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है जब आप थिएटर करते हैं, क्योंकि कैमरा के सामने यू कैन वर्क, बट व्हेन इट कम टू थिएटर बहुत सारी चीजें और भी होती है। तो किस तरह से वो मेहनत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हमारे मीडिया डिपार्टमेंट से भी हैं जो एक्टिंग करना चाहते हैं और थिएटर में समझता हूँ कि उसका एक मेन की है। मैं 2-3 चीज़ें बोलना चाहूँगा थिएटर को लेकर के। उससे पहले एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। अभी आपने कहा कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो करना चाहते हैं, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मैं एक चीज़ हमेशा बोलता चला आया हूँ दोस्तों, ये मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी के हर पहलू में वो चीज़ काम आ सकती है। आप कोई भी काम करें, कोई भी थिएटर करें, सिनेमा करें, जॉब करें, कुछ भी काम करें, सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको एनालाइज कर लेना चाहिए खुद को कि आप जो करना चाहते हैं क्या आप उसके काबिल हैं या नहीं हैं। और सबसे बढ़िया एनालाइजेशन आप खुद ही कर पाएंगे। आप एनालाइज कर लीजिए, फिर आपको खुद रियलाइज होगा कि यस मैं इसको कर सकता हूँ, या मुझे अभी नहीं करना चाहिए, या मुझे अभी थोड़ा और परिपक्व होना है। फिर आप एनालाइजेशन के बाद रियलाइजेशन होती है, उसके बाद फाइनलाइज कीजिए, जाइए बॉम्बे आ जाइए, सिनेमा में जाइए, थिएटर कीजिए। फिर आप तो ये पहली बात। दूसरी बात, थिएटर में किसी भी किरदार को निभाने के लिए थिएटर में होता क्या है, अब जैसे सिनेमा में क्या होता है कि सिनेमा में हम सेट पे पहुंचते हैं, हमको आके सीन मिलता है, जी ये सीन है, वहीं क्या फटाफट आपको परफॉर्म करना पड़ता है। वहाँ पे फिर फौजी वाली बात आ जाती है, आपको फौजी की तरह तैयार रहना चाहिए कि आपको परफॉर्म करना है। थिएटर में आप रियाज करते हैं, रिहर्सल करते हैं 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, तो वो परिपक्वता आती रहती है। आप स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, आप एक लाइन के अंदर एक लाइन का मतलब छुपा होता है उसके अंदर, बिकॉज आप खुद ढूंढते हैं, आपका दिमाग चलता है, आपका होमवर्क चलता है। तो वो किरदार कैसा है, कहाँ से आया, इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये फाइनेंशियली कैसा होगा, इमोशनली कैसा होगा, इसकी सोशल लाइफ क्या होगी। फिर आप इमेजिनेशन बेसिकली, अब मैं बड़ी अच्छी बात शुरू हुई तो हम लोग ना तरह तरह की थ्योरी पढ़ते हैं थिएटर में। स्टेनिस्लावस्की पढ़ते हैं, दोस्तोयेवस्की पढ़ते हैं, ब्रेख्त पढ़ते हैं। मुझसे किसी ने एक सवाल किया था, मैं आपके सवाल का जवाब उसी में छुपा हुआ है कि आप तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपके थ्योरी में कितने नंबर आए? थ्योरी में मेरे बहुत कम आए थे। मेरे प्रैक्टिकल में आउट ऑफ 199 नंबर आते थे मेरे, क्योंकि मुझे थ्योरी उतनी ही पढ़नी थी जितनी मुझे चाहिए, क्यों मुझे प्रोफेसर नहीं बनना था, है ना। तो मुझे सिर्फ थ्योरी में से उतना ही, जैसे स्टेनिस्लावस्की के ढेरों चैप्टर हैं, मैंने स्टेनिस्लावस्की के 4-5 चैप्टर मुझे चाहिए थे, मैंने दिमाग में बिठा लिया, अपने अंदर ले गया, वो जो आज भी काम आते हैं। ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, विल पावर, स्टोर पावर, इफ, मैजिक इफ, ये 4-5 चीज़ें हैं।
तो ये थिएटर में भी आपको काम, थिएटर नेचुरली थिएटर स्टेनिस्लैविस्की की उन्होंने जो ये थ्योरी थिएटर के लिए लिखी, तो वहाँ से आप किसी भी किरदार को निभाने में आसानी हो जाती, चाहे वो आप सिनेमा में कर रहे हैं चाहे वो थिएटर में कर रहे हैं। करेक्ट? थैंक यू। Okay, if we don't have any further questions, then probably okay, we'll take one last. Yeah, please. जय श्री राम। सर जी मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, बट मेरी एक एक इच्छा है सर। मतलब जैसे आपने कई सारे उसमें काम किया है, चाहे वो एपिसोड हो गए चाहे वो फिल्म हो गए, सर मैंने आपका एक एपिसोड का रोल देखा था सर। क्या सर आप वो मतलब ऐसे डायलॉग बता सकते, दोबारा बोल सकते हो सर? कौन सा डायलॉग? लट गोपाल बाल गोपाल करके था उस एपिसोड में जिसमें आपने काम किया था। गोपाल करके कुछ। बाल गोपाल करे धमाल यस सर। कि ब्रिज के गोपाल? गोपाल बाल गोपाल ऐसी करके बाल गोपाल। वो डायलॉग क्या था मुझे भी? सर वो डायलॉग ऐसा था कि देखिए मैं कहूँगा आपको कुछ, आप बुरा मान लोगे पर मैं कहूँगा जरूर, ऐसे करके ही अच्छा, बाल गोपाल करे धमाल। हाँ हाँ, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन कहूँगा जरूर। यस सर। हाँ वो समझ गया। देखिए आप मैं चुप रहूँगा, लेकिन चुप रहूँगा नहीं क्योंकि कहूँगा जरूर। ऐसा ही था ना कुछ कि हर बात का उल्टा। अच्छा हाँ तो ये एक सच्चे कलाकार की वो है भाई। तुमने क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया था, उनको ऐसी दुविधा में डाल दिया था। तुमने कल दोपहर में 12 बजे किससे क्या बात कही थी, याद रहेगी? तो आप तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि खुशी इस बात की है, डायलॉग बोलना। खुशी इस बात की आपको इतना पुराना वो सीरियल उसका डायलॉग भी है। बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू। तो सर इसी के साथ एक बार जोरदार तालियां हो जाए पंकज बेरी साहब के लिए, हमारे बीच आए। जी इनका एक और क्वेश्चन ले लेते हैं उससे पहले, प्लीज। आर्टिस्ट लाइफ का जी अपने आप से शीशा है, समाज आपसे आपने शीशे में देखता है। आर्टिस्ट लाइफ का जी एक शीशा है। इंडस्ट्री चाहे थिएटर है चाहे फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे थिएटर आर्टिस्ट कोई एक्टर है, चाहे फिल्म एक्टर है, चाहे थिएटर डायरेक्टर है, चाहे फिल्म डायरेक्टर है, चाहे प्रोड्यूसर है, जहाँ ओवरऑल कोई आर्टिस्ट है, हर एक की कुछ जिम्मेदारियां होंगी समाज के प्रति। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ 40 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਮੇਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? बड़ा चंगा सवाल किया जी तुसी। एक आर्टिस्ट चाहे किसी भी फील्ड तो होवे, उसकी जिम्मेदारी होंदी है हाउ ही कैन कंट्रीब्यूट फॉर द सोसाइटी वास्ते में की कंट्रीब्यूशन मेरी हो सकती है एक कलाकार दे नाते, वो मैं ज़रूर पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। कंट्रीब्यूशन की होंदी है गुड फिल्म्स, गुड मैसेज, इस तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਐਂਡ ਸਰ ਐਵੇਂ ਜੇ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਜੇ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਏ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਟਰਾਈਂਗ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਜਰਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਾਂ OTT ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, we have to entertain people, but we have to entertain them with a message. End of the day, a good message has to go in the society कि हमें ये काम नहीं, हम कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? कि हमें अपनी ज़ाती लाइफ में ये काम नहीं करना है। हम बहुत पॉजिटिव चीज़ें दिखाते हैं, जिसका मतलब ये कि हमें ज़ाती लाइफ में ये चीज़ें अप्लाई करनी है।